Hi student, good morning. I hope that you will be fine recently. आइए बाबू चलते हैं और देखते हैं कि लिखा हेडिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी, टी का उच्चारण। ठीक है, तो देखिए टी का उच्चारण बाबू कई किया जाता है। टी का उच्चारण आपका जो है कि ट भी होता है, त भी होता है और अन्य भी इसके कई सारे उच्चारण होते हैं। ठीक है गाइस, आइए ध्यान दीजिए, देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं टी के उच्चारण। ठीक है, देखिएगा जिसे होता है कि पहला रूल, इसके कई रूल होते हैं, तो पहला रूल ये होता है कि टी का सामान्य उच्चारण, टी का सामान्य उच्चारण, टी का सामान्य उच्चारण, सामान्य उच्चारण ट होता है। टी का सामान्य उच्चारण ट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, टी का सामान्य उच्चारण क्या होता है, तो टी का सामान्य उच्चारण ट होता है। जैसे गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए CAT कह दिया जाए, TRY कह दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए कि आपका कह दिया जाए टीम, समझिएगा, इसके बाद आपका कह दिया जाए टी। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ क्या आया है, टी आया है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी क्या है, टी है। तो अभी हमने देखा है कि टी का सामान्य उच्चारण क्या किया जाता है, तो ट किया जाता है। तो इससे क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं कैट। ठीक है, तो अब यह टी का उच्चारण क्या हो गया, ट हो गया। ऐसे ही इसको सामान्य उच्चारण में हम क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि टी का सामान्य उच्चारण क्या हो गया, ट हो गया। ऐसे ही इसको पढ़ते हैं टीम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो टी से यहाँ पर क्या हो गया, ट हो गया। ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है टी। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो अब कहने का मतलब है कि इन शब्दों में टी का उच्चारण क्या किया गया है, तो टी का उच्चारण ट किया गया है। ये रहा इसका पहला रूल। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आइए गाइस चलते हैं इसके दूसरे रूल को, देखते हैं कि दूसरा रूल इसका क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, तो दूसरा रूल इसका ये होता है बाबू कि टी के बाद, टी के बाद IA, कामा IE और IO हो तो टी का, टी का उच्चारण, टी का उच्चारण स किया जाता है। टी का उच्चारण स किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि टी के बाद IA, IE, IO हो तो टी का उच्चारण बड़ा स किया जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे कहा जाए, जैसे के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए पेशेंट, PATIENT। ठीक है, PATIENT, समझिएगा। इसके बाद RATIO। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे आपका INTIAL। ठीक है गाइस, समझिएगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं गाइस, तो इसको पढ़ा जाता है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टी के बाद यहाँ पर क्या है, आई और ई आया, तो टी का उच्चारण क्या किया जाएगा, स किया जाएगा। ऐसे ही इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रेशियो। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है रेशियो। तो अब यहाँ टी के बाद आई ओ आया है, तो टी का उच्चारण क्या हो गया, स हो गया। ऐसे ही इसको क्या पढ़ते थे, इसको पढ़ते हैं इनिशियल। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं इनिशियल। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ टी के बाद क्या है, IA आया है, तो टी का उच्चारण स किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया कि टी के बाद IA, IE, IO हो तो टी का उच्चारण बड़ा स किया जाएगा। आइए अब इसके अगले रूल में चलते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसका अगला रूल क्या है, तो इसका अगला रूल ये होता है कि यदि टी के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगला रूल थोड़ा सा लिख लेते हैं बाबू, तो उसके बाद आगे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका अगला रूल ये होता है कि यदि, यदि टी के बाद URE
हो तो टी का उच्चारण च किया जाता है। टी का उच्चारण च किया जाता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे आपका बोल दिया जाए, जैसे के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए NATURE। ठीक है गाइस, समझिएगा। ऐसे ही कह दिया जाए CULTURE। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए PICTURE। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए CAPTURE। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है गाइस? तो इसको पढ़ा जाता है नेचर। ध्यान दीजिएगा, नेचर माने होता है प्रकृति। इसे क्या पढ़ा? तो देखिए यहाँ टी के बाद अब यहाँ पर क्या है? URE आया है, तो टी का उच्चारण यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो च किया जाएगा। ऐसे इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको पढ़ा जाता है कल्चर। क्या पढ़ा जाता है गाइस? इसको कल्चर पढ़ा जाता है। तब यहाँ टी के तुरंत बाद आपका क्या है? URE आया है। ऐसे ही आपका हो गया, ये हो जाएगा आपका पिक्चर। ध्यान दीजिएगा, पिक्चर, समझिएगा गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ टी के बाद क्या है? URE आया है, तो अब यहाँ टी का उच्चारण च किया जाएगा। ऐसे ही इसको क्या पढ़ा जाता है? तो इसको कैप्चर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ टी के बाद URE आया है, तो अब यहाँ टी का उच्चारण च किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये तो रहा दूसरा नियम, जब टी का उच्चारण च किया जाता है। आइए चलते हैं और जो है कि इसके तीसरे नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। सॉरी गाइस, ये इसका तीसरा रूल रहा। अब इसके चौथे रूल को देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा गाइस, आगे चलते हैं बाबू और देखते हैं कि टी का अगला उच्चारण क्या होता है। ठीक है, देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। टी के बाद एच हो, अगला रूल है इसका कि जब टी के बाद एच हो तो टी का उच्चारण द या थ किया जाता है। द या थ किया जाता है। द या थ किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब टी के बाद एच हो तो टी का उच्चारण द या थ किया जाता है। ठीक है, समझिएगा कैसे। जैसे कह दिया जाए THIS। ठीक है, ऐसे ही THREE। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कह दिया जाए THAT। ठीक है, ऐसे ही आपका बोल दिया जाए THEME। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कह रहा है कि टी के बाद एच हो तो टी का उच्चारण द या थ किया जाता है। ठीक है, तो टी के यहाँ बाद आपका क्या आया? एच आया है, तो टी का उच्चारण यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो टी का उच्चारण यहाँ पर दिस किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ टी के बाद आपका क्या आया है? एच आया है, तो अब यहाँ इसका उच्चारण क्या किया जाएगा? तो टी का उच्चारण थ किया जाएगा। और इस प्रकार से इसे थ्री और इसे दिस पढ़ा जाएगा। ऐसे ही टी के बाद यहाँ क्या आया है? एच आया है, तो अब टी का उच्चारण द किया जाएगा और इसे क्या पढ़ते हैं? तो इसे डैट पढ़ते हैं। ऐसे ही टी के बाद यहाँ आपका क्या आया है? एच आया है, तब उसका उच्चारण क्या किया जाएगा? तो इसका उच्चारण थीम किया जाएगा, क्योंकि टी के बाद क्या आ गया? एच आ गया, तो टी का उच्चारण इनमें जो है द और थ किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब रहा ये गाइस जो है आपका रहा कि टी का उच्चारण क्या होता है। जब टी के बाद एच हो तो टी का उच्चारण प्राय द या थ किया जाता है। यह तो रहा एक नज़र वीडियो आपका टी के उच्चारण के संबंध में। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब अगले वीडियो में आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि एस से, ध्यान दीजिएगा गाइस, समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट को। देखिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊँगा उसको सुन लीजिए। देखिए गाइस, प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस। ठीक है गाइस,
अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आप लोग को बताऊँगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस, एस का उच्चारण, क्योंकि एस का उच्चारण कभी आपका छोटा स होता है तो कभी बड़का स होता है गाइस, तो कभी इसका ज होता है। ठीक है, ये तीनों ही एस का उच्चारण किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आप लोग को लेकर आऊँगा और ये बताऊँगा कि एस से कब छोटा सा होता है, कब बड़ा सा होता है और कब ज होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि समझिएगा कि जिंदगी मिलना किस्मत की बात है, मौत आना वक्त की बात है, लेकिन मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये तो अपने कर्मों की बात है। हम लोग जिसको गरीब समझकर शादी में दावत नहीं देते वो मैयत में सबसे पहले पहुंच जाता है। इसलिए सभी को बराबर अहमियत दीजिए अपने जीवन में, कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए मेरे भाई। नहीं तो जिसको हम छोटा और नीच समझ के अपनी शादी में दावत नहीं देते हैं वो हमारी मैयत में अक्सर करके बहुत पहले पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को नीच या छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, अपने जीवन में सभी को एक समान सम्मान और महत्व देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव के जो 5 भेद थे उन 5 भेदों के बारे में देखा जाएगा। तो उसमें पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। ध्यान दीजिए गाइस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है गाइस? इसकी हिंदी होती है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब समझिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते किसे हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा ये होती है कि वह एडजेक्टिव जो वस्तुओं के परिमाण या, ध्यान दीजिए गाइस, इसकी डिफिनीशन ये होती है कि वह एडजेक्टिव जो वस्तुओं के परिमाण या मात्रा का, परिमाण का मतलब गाइस मात्रा से ही होता है। ठीक है, तो वह एडजेक्टिव जो वस्तुओं के परिमाण या मात्रा का बोध कराता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है गाइस, समझिएगा, जैसे में ले लिया जाए, कहा जाए, बहुत ध्यान दीजिएगा कि he wants some food। देखिएगा इस, ध्यान दीजिएगा, he wants some food। ठीक है, वह कुछ भोजन चाहता है। समझिएगा, वो इस हो जाएगा कि he wants some food, वह कुछ भोजन चाहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ भोजन जो कह रहा है तो कुछ शब्द क्या कर रहा है, ये भोजन की मात्रा को बता रहा है। और जब कुछ शब्द भोजन की मात्रा को बता रहा है तो कुछ शब्द की अंग्रेजी सम हुई और यही सम आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहा जाए कि देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप। देखिएगा इस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप, कह रहा है कि कप में
थोड़ा दूध है। गाइस कह रहा है कि देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप, कप में थोड़ा दूध है। तो अब कहने का मतलब कि अब यहाँ थोड़ा दूध जो कह रहा है, तो थोड़ा शब्द की अंग्रेजी क्या है, ए लिटिल है। तो थोड़ा शब्द अब दूध के एक तरह से क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। थोड़ा की मीनिंग क्या है, ए लिटिल, दूध की मीनिंग मिल्क। तो अब यहाँ पर ए लिटिल शब्द जो है दूध की क्या बता रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है। तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति की मात्रा, सॉरी, वह शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, वही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। तो जब थोड़ा दूध का रहा है, तो थोड़ा शब्द की अंग्रेजी ए लिटिल हो गई, और ए लिटिल शब्द मिल्क अर्थात दूध की मात्रा को बता रहा है। और जब ए लिटिल शब्द दूध की मात्रा को बता रहा है, तो यहाँ पर ए लिटिल ही आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहचानने का तरीका, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे कि किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिया है कि नहीं दिया है गाइस। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। ध्यान दीजिए गाइस, पहचानने का तरीका क्या होता है, पहचानने का तरीका जान लीजिएगा। पहचान, ठीक है गाइस। तो अब इसमें ये होता है कि संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले कितना, संज्ञा से पहले कितना, क्वेश्चन में हाउ मच, हाउ मच शब्द लगाकर, लगाकर प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने पर उत्तर में, उत्तर में जो प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले हाउ मच क्वेश्चन में कितना शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो एग्जाम्पल समझते हैं बाबू कि कैसे घटित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने एक एग्जाम्पल बताया था जस्ट अभी कि ही वांट्स सम फूड। ध्यान दीजिएगा, हमने भी एक एग्जाम्पल बताया था कि ही वांट्स सम फूड, ही वांट्स सम फूड। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ही वांट्स सम फूड, वह कुछ भोजन चाहता है। इसकी हिंदी हो जाएगी वह कुछ भोजन, वह कुछ भोजन चाहता है, वह कुछ भोजन चाहता है। ठीक है, तो अब इसमें आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि देखिए नाउन क्या है, भोजन है। ठीक है, तो भोजन से पहले कितना शब्द लगा लीजिए कि वह कितना, वह कितना भोजन, भोजन चाहता है, वह कितना भोजन चाहता है। ठीक है, समझिएगा, वह कितना भोजन चाहता है। तो अब इस उत्तर में आप क्या बताओगे, कुछ। उत्तर में क्या बताओगे, कुछ। तो कुछ की अंग्रेजी क्या होती है गाइस, तो इसकी मीनिंग होती है सम। ठीक है, तो अब ये सम आपका क्या कहलाएगा, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो ये तो रहा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पहचानने का तरीका कि किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले कितना शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में जो मिलेगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है हम लोग को एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी दो भेद होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक का जो है तीन भेद होता है और एक का सिंगल भेद ही होता है। तो आइए चलते हैं बाबू और देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगला है पॉइंट्स एडजेक्टिव ऑफ
नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्या वाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहते किसे हैं, समझिएगा। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या का भाव बोध कराता है वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं, सॉरी इसकी परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों व वस्तुओं की संख्या का भाव बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या का भाव बोध कराता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। कैसे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, इस ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास, समझिएगा। देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास कह रहा है कि कक्षा में 7 लड़के हैं। देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 7 लड़के हैं। तो जो 7 शब्द है ये क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या को बता रहा है। जो 7 अर्थात 7 शब्द है लड़कों की संख्या को बता रहा है। तो वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या को बताता है वही जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। तो अब यहाँ पर 7 शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल से देखते हैं बाबू कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, ही जैसे देखिएगा, ही हैज गिवन मी मेनी पेन्स। ठीक है, उसने मुझे कई कलमे दिया है। कह रहा है कि ही हैज गिवन मी मेनी पेन्स, उसने मुझे कई कलमे दिया है। तो कई कलमे, तो कई की अंग्रेजी क्या आएगा, इस तो मेनी है। क्या है, मेनी है। तो मेनी शब्द अब एक तरह से कलमों की क्या कर रहा है, संख्या को बता रहा है। तो मेनी अर्थात कई शब्द जब कलमों की संख्या को बता रहा है तो उसकी मीनिंग मेनी हो गई। और यही मेनी आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, क्योंकि मेनी शब्द से संख्या का भाव बोध हो रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि कोई भी वाक्य दिया है तो कैसे आप ज्ञात करेंगे कि उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिएगा इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, ज्ञात करने की विधि, पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहचान, ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि संज्ञा से पहले, ध्यान दीजिएगा। पहचानने का तरीका ये है कि संज्ञा से पहले कितना या कितनी शब्द लगा के प्रश्न पूछते हैं। कितना या कितनी की मीनिंग होती क्या है, तो होती है हाउ मेनी। क्या होती है, हाउ मेनी। ठीक है, ठीक है। तो हाउ मेनी शब्द लगाकर संज्ञा से पहले प्रश्न पूछते हैं और इसके बाद जो उत्तर में प्राप्त होता है वो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्राप्त होता है। और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, जिसे मैंने अभी पहला एग्जाम्पल लिखा था कि देयर आर, समझिएगा थोड़ा सा। पहला एग्जाम्पल में मैंने लिखा था कि देयर आर 7 बॉयज, देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, कक्षा में 7 लड़के हैं। समझिएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी कक्षा में
कक्षा में 7 लड़के हैं। कक्षा में 7 लड़के हैं। ठीक, तो अब जो है संज्ञा क्या है, लड़के हैं, कक्षा में 7 लड़के हैं, तो संज्ञा से पहले कितने शब्द लगा लीजिए, कक्षा में कितने लड़के हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, 7। उत्तर में क्या मिलेगा, 7। 7 की मीनिंग क्या होती है, तो 7 की मीनिंग 7 होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 7 जो उत्तर में मिला है, तो आपको ये क्या मिला है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिला है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर में जो मिला है 7, वो आपको क्या मिला है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिला है। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य दिया है और उसमें आपको ज्ञात करना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया है कि नहीं दिया है। तो वाक्य में संज्ञा से पहले कितने शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा तो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिल जाएगा, तथा इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है। ठीक है गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इसमें होता क्या है, तो कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 भेद होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो पहला होता है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। पहला होता है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है गाइस, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम लोग का होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का भाव बोध कराता है, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव की हिंदी होती है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इनडिफिनिट न्यूमेरल की हिंदी होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते हैं और समझते हैं डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा इस, और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी होती है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो किसे कहते हैं, तो वह एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का भाव बोध कराता है, वही आपका डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहा जाए कि आई हैव, जैसे में बोला जाए कि आई हैव 10 चेयर्स, आई हैव 10 चेयर्स। ठीक है, मेरे पास 10 कुर्सियां हैं। आई हैव 10 चेयर्स, मेरे पास 10 कुर्सियां हैं। तो 10 जो शब्द है उसकी अंग्रेजी क्या है गाइस, तो इसकी मीनिंग है 10। क्या है, 10। तो 10 शब्द अब यहाँ पर कुर्सियों की संख्या को बता रहा है, और जब 10 शब्द यहाँ पर कुर्सियों की संख्या को बता रहा है, तो ये 10 शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह कुर्सियों रूपी वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। तो कहा जाएगा ही हैज ईटेन हाफ ए लोफ। ठीक है, ही हैज ईटेन हाफ ए लोफ, कह रहा है कि उसने आधा रोटी खाया है, उसने आधा रोटी खाया है। तो आधा की अंग्रेजी क्या हो गई, हाफ हो गई, जो कि रोटी की क्या बता रहा है बाबू, संख्या बता रहा है कि जो रोटी है उसकी आधा खा चुका है। तो आधा शब्द अब यहाँ पर रोटी की मतलब निश्चित संख्या को बता रहा है, अतः यहाँ पर हाफ शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक नजर देख लेते हैं। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के 3 भेद होते हैं। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला होता है कार्डिनल। ठीक, ध्यान दीजिएगा,
पहला आपका होता है गाइस कार्डिनल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा आपका होता है आर्डिनल, समझिएगा आर्डिनल, ठीक है। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव, समझिएगा तीसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव, समझिएगा बात को थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव, समझिएगा। तो अब जो है कि कार्डिनल कहते किसे हैं, तो जो गिनती बताते हैं, ध्यान दीजिएगा जो गिनती बताते हैं, जो गिनती बताते हैं, जो गिनती बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इस समझिए, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। जो गिनती बताते हैं, जो गिनती बताते हैं, ठीक है, कैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए 1, जैसे में ध्यान दीजिएगा जैसे बोल दिया जाए 1, 2, 3, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा ETC। तो अभी आपकी क्या बताते हैं, गिनती बताते हैं, अतः ही आपके क्या कहलाएंगे, तो कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है आर्डिनल। आर्डिनल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आर्डिनल के लिए क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा, आर्डिनल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका क्या होता है, तो जो क्रम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा जो क्रम बताते हैं, समझिएगा जो क्रम बताते हैं उसे जो है आर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा जैसे में समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कह दिया जाए फर्स्ट, समझिएगा इसके बाद कह दिया जाए सेकेंड, समझिएगा, ठीक है, इसके बाद आपका कह दिया जाए थर्ड, तो ये सभी आपके क्या बताते हैं ETC। तो ये आपके सभी जो है क्रम को दर्शाते हैं, और जो एडजेक्टिव क्रम को दर्शाते हैं वो आपके आर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगला और अंतिम है आपका तीसरा है गाइस, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव, समझिएगा मल्टीप्लिकेटिव, तीसरा हो गया इस मल्टीप्लिकेटिव। तो ये कह रहा है कि जो गुणा या भाग बताते हैं, ध्यान दीजिएगा जो एडजेक्टिव गुणा या भाग बताते हैं वही आपका मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा जैसे कह दिया जाए, जैसे सिंगल कामा डबल, कामा ट्वाइस, कामा थ्राइस, कामा फोरफोल्ड, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अभी ऐसे एडजेक्टिव है जो गुणा या भाग को बताए, जैसे सिंगल का रहा है, डबल का रहा है, ट्वाइस का रहा है, थ्राइस का रहा है, फोरफोल्ड का रहा है, तो ये सभी आपको किसको बता रहे हैं, गुणा या भाग को बता रहे हैं, अतः ही आपके क्या कहलाएंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इस प्रकार से डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव की ये 3 भेद रहे, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दूसरा भेद होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो उसको भी देख लेते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, समझिएगा यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो वह एडजेक्टिव जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तुओं की संख्या का भावबोध नहीं होता है, फिर से सुन लीजिए, वह एडजेक्टिव जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तुओं की संख्या का भावबोध नहीं होता है वो आपका इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कहा जाए कि मेनी बॉयज, ध्यान दीजिएगा जैसे बोला जाए मेनी बॉयज हैव कम हेयर, मेनी बॉयज हैव कम हेयर, कई लड़के यहाँ आए हैं, कई लड़के यहाँ आए हैं। तो कई शब्द से लड़कों की संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि 5 आए कि 7 आए 8 आए कि 10 आए। अतः यहाँ पर मेनी शब्द से सिर्फ संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः मेनी ही आपका इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि ऑल मेन मस्ट डाई, सभी आदमियों को मर जाना
चाहिए, सभी आदमियों को मर जाना चाहिए। तो सभी आदमियों का रहा है, तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आदमियों की संख्या 10 है कि 20 है कि 1000 है कि 10 लाख है 5 लाख है, यहाँ पर कुछ भी बात निर्धारित नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आल मतलब सभी, तो सभी शब्द से संख्या का तो बोध हो रहा है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर आल शब्द आपका इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ये तो रहा एक नजर इसके बारे में। अब इसके बाद आपका तीसरा एडजेक्टिव आता है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पांचवा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इन तीनों एडजेक्टिवों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस, तब तक के लिए बाय।